तो यहाँ पर हम लोग पहला अध्याय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ के अंतर्गत पहला टर्म हो गया चर, वेरिएबल। वेरिएबल चर, इससे एक क्वेश्चन आया है 2-3 बार। तो ये प्रश्न आपको समझ पर आधारित है और ध्यान देंगे तो थोड़ा सा इसके लिए कुछ ज़्यादा लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझ से ही बनेगा। तो चर जो हुआ, किसी तथ्य की वह विशेषता, किसी तथ्य की वह विशेषता जिसे संख्याओं में व्यक्त किया जाता हो या मापा जाता हो, चर कहलाती है। चर से तात्पर्य उस मात्रा से है जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं। फिर से एक बार, किसी तथ्य की वह विशेषता जिसे संख्याओं में व्यक्त किया जाता हो या मापा जाता हो, चर कहलाती है। चर से तात्पर्य उस मात्रा से है जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं। चर दो प्रकार के होते हैं। चर जो अब हो गया वो दो प्रकार के हो जाता है, एक खंडित चर और एक अखंडित चर। डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल। सतत चर, सतत, असतत। जैसे हम लोग को यहाँ पर समझना है कि एक होता है पूर्णांक और एक होता है भिन्न। तो पूरा पूरी अंक, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ, 15, पूरा पूरी अंक हुआ, पूर्णांक हुआ, और भिन्न में हुआ x/y का फॉर्म हुआ। तो जो केवल पूर्णांक का ही गुण रखेगा, जो केवल पूर्णांक का ही गुण रखेगा, वो जो हो गया खंडित चर का उदाहरण हुआ। वो जो हो गया खंडित चर का उदाहरण हुआ। जैसे किसी व्यक्ति के बच्चों की संख्या, किसी मोहल्ले में घरों की संख्या, किसी बिल्डिंग में कमरों की संख्या, किसी लेखक द्वारा लिखे गए पुस्तकों की संख्या, किसी परिवार में सदस्यों की संख्या वगैरह वगैरह, मैंने पूरा पूरी, ये सब जब भी होता है तो पूरा पूरी होता है। 10 गो, 5 गो, 20 गो, 50 गो, 100 गो, इस तरह से जब भी होगा पूरा पूरी होगा। तो इसलिए पूरा पूरी हुआ, अर्थात पूर्णांक का रूप धारण किया, इसीलिए खंडित चर का उदाहरण हुआ। और कुछ देखेंगे जिसमें पूर्णांक और भिन्न दोनों गुण एक साथ धारण करता है। जब दोनों गुण एक साथ धारण करेगा तब यही अखंडित चर का उदाहरण हो जाएगा, अखंडित चर का उदाहरण होगा। जैसे मनुष्य की लंबाई, मनुष्य की लंबाई सतत चर का उदाहरण हुआ या अखंडित चर का उदाहरण हुआ, कंटिन्यूअस वेरिएबल या ग्रुप। क्योंकि मनुष्य की लंबाई 5 फीट भी होता है, 5.1 भी होता है, 5.2 भी होता है, 5.3 भी होता है, 5.4 भी होता है, 6 फीट भी होता है, 6.1 भी होता है। इस तरह से यह पूर्णांक और भिन्न दोनों गुण रखेगा। मनुष्य की लंबाई, मनुष्य का भार, वेट, बच्चे के जन्म से लेकर के और मान लीजिए 12 वर्ष तक के एक जो चार्ट विशेषकर लोग ध्यान देते हैं कि उम्र के साथ कैसे क्या बढ़ाव हुआ, क्या क्या टीकाकरण वाला चार्ट, उस पर भी देखिएगा। तो मनुष्य का भार, बच्चा जन्मता ही है तो कोई 2 किलो, कोई 2.4, कोई 2.2, कोई 3, कोई 3.4, इस तरह से। तो पूर्णांक भिन्न दोनों गुण रखता है। फिर हो गया टेम्परेचर, तापमान। तापमान, तापमान भी कभी कभी पूरा रहेगा, कभी कभी दशमलव में भी रहता है। तो इसलिए यह भी जो है एक, तो मनुष्य की लंबाई, भार, तापमान,
इस तरह का और भी दुनिया में जो भी जो दोनों गुण शो करता है वह, जैसे एक उदाहरण, एक्सेप्शन के तौर उदाहरण, जैसे मान लीजिए ऐसा एग्जाम जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है और एक एक प्रश्न का, तो उसको तो कभी दशमलव में आएगा नहीं। तो ऐसे एग्जाम में का जो प्राप्तांक होगा चाहे किसी भी चीज़ का हो तो वह पूरा पूरी होगा, पूर्णांक हो जाएगा, तो यह जो है सो इसमें अखंडित में चला जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए एसएससी का एग्ज़ाम हुआ जिसमें निगेटिव मार्किंग है, 4 पर 1 कटता है, 5 पर 1 कटता है, तो इस तरह का जहाँ कहीं भी होगा तो किसी को दशमलव में भी मार्क्स आ सकते हैं। इसलिए देखते होंगे कभी कभी कोई स्टूडेंट जो है सो 0.25, 0.50, 0.75 एक इस तरह से परीक्षा से छट जाते हैं। तो पूर्णांक और भिन्न, तो ये एक्सेप्शन अब किस तरह का उस परीक्षा में सिचुएशन है तो उस तरह का वहाँ पर सोच डेवलप करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर 2 बात को ध्यान देना पड़ेगा कि कौन पूरा पूरी होता है, उसमें किंतु परंतु का कोई स्थान नहीं है। तो ऐसे को हम लोग क्या करेंगे, खंडित चर में रख देंगे। जैसे किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, किसी मोहल्ले में घरों की संख्या, किसी बिल्डिंग में कमरों की संख्या, बगीचे में पेड़ों की संख्या, परिवार में सदस्यों की संख्या, ठीक है, वगैरह वगैरह, जो पूरा हमेशा पूरा ऐसा चीज़ जो हमेशा पूरा पूरा ही होता है, उसमें दशमलव में होने का दूर दूर तक, या जिसको हम लोग कहते हैं सपनों में भी सोच नहीं सकते हैं, उस तरह की सोच जो होता है उसको हम लोग खंडित चर का डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। और यह केवल पूर्णांक का ही गुण धारण करेगा, और ये जो है पूर्णांक और भिन्न दोनों का गुण धारण करेगा, अर्थात कभी पूर्णांक भी हो सकता है, कभी भिन्न होता है, कभी दोनों होता है। इस तरह का जो सिचुएशन होगा उसको हम लोग इस तरह से मनुष्य की लंबाई पूछा भी हुआ है, मनुष्य की लंबाई क्या हुआ तो जो है सो अखंडित या सतत चर का उदाहरण है। भार क्या हुआ तो सतत चर का उदाहरण है। तापमान क्या हुआ, वेट क्या हुआ, ये सब जो है सो वेट भार हो गया, हाइट, टेम्परेचर, इस तरह से। तो इसको केवल समझने मात्र से ही आपको प्रश्न बनेंगे। तो ये हुआ चर का बात हुआ। अब चर के बाद चर एक हो जाता है अचर, जिसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। चर के बाद एक हो गया अचर, कांस्टेंट। तो ये जो हो गया, तो अचर में देखेंगे कि कोई इसमें कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। किसी तथ्य की वह विशेषता जो सांख्यिकीय विश्लेषण के दौरान सदैव स्थिर बना रहेगा उसको हम लोग जो है सो कांस्टेंट बोलेंगे। वह राशियां जो सांख्यिकीय विश्लेषण के दौरान सदैव स्थिर बना रहेगा उसको हम लोग अचर राशियां कहेंगे। और एक हो जाता है प्राचल, पैरामीटर। इसका हम लोग सैम्पलिंग में बहुत काम लेंगे। तो यहाँ पर देखें पैरामीटर का अर्थ हुआ कि वे राशियाँ जो अल्पकाल में स्थिर रहती हैं परंतु दीर्घकाल में इसमें परिवर्तन होने की संभावना होती है, ऐसे राशियों को हम लोग जो है सो पैरामीटर में रखते हैं। जैसे इनकम, अब देखते हैं कि कोई व्यक्ति जब ज्वाइनिंग करता है तो शुरू में कितना कम सैलरी रखता है, जैसे जैसे उसका समय बीतते जाता है और रिटायरमेंट से 2-4-5 साल पहले उसका सैलरी कितना होता है। उसी तरह से अभिरुचियाँ, जो चीज़ आपको शुरू में अच्छा नहीं लगेगा कुछ दिन के बाद धीरे धीरे वही अच्छा लगना लगेगा, ठीक है। उस तरह से बोलने की आदत, देखते होंगे मित्र मंडली में कुछ जो होता है वह कम बोलेगा लेकिन फिर धीरे धीरे घुल मिल जाने के बाद इतना बोलने लगता है कि सब उससे जो है सो, इसलिए श्रम शक्ति, शुरू में कम पावर, जैसे मान लीजिए बच्चे का ही उदाहरण, जन्म के समय जैसे जैसे फिर जो है धीरे धीरे समय बीतता है पावर बढ़ते जाता है। तो इस तरह का कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसको हम लोग ध्यान में रखें तो इसको कर सकते हैं कि जिसमें अल्पकाल में तो स्थिर रहेगा, कम रहेगा, लेकिन बाद में जाकर के वह तेज़ी से बदल जाता है। ऐसे को हम लोग जो बोलते हैं वो पैरामीटर में रखते हैं, ठीक है।
तो वे राशियां जो अल्पकाल में स्थिर रहती हैं परंतु दीर्घकाल में जो है सो उसमें परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, वैसे राशियां को हम लोग जो है सो पैरामीटर में रखते हैं। तो चर, अचर और पारण। अब देखेंगे कि ये 1 2 3 4 5 6 3 2 5 0 1 2 3 4 3 2 1, ये सारा जो हुआ सो चर हुआ, वेरिएबल हुआ, चर। पूरा को एक साथ सोचेंगे तो इसी का नाम हम लोग देते हैं समग्र, ओवरऑल। परसेंटेज में सोचेंगे तो 100%। तो ये जो एक हुआ इसको हम लोग देंगे चर, ये जो अलग अलग सब आते गया तो इसको चर देंगे। पूरा को एक साथ सोचेंगे तो वही समग्र हो गया, जिसको हम लोग ओवर ऑल बोलते हैं। परसेंटेज में सोचेंगे तो 100% हुआ। जैसे मान लीजिए कहीं पर 20 आदमी से कक्षा चल रहा है तो वो कक्षा का स्ट्रेंथ जो हो गया, ये कक्षा का परफॉर्मेंस भी हुआ 100%। कहीं 200 का कक्षा चल रहा है छात्रों का तो वो भी जो हुआ सो 100% हुआ। कहीं 2000 का भी चलेगा तो वो भी 100% हुआ। लेकिन ये जो साइज में जो अंतर हुआ उसको हम लोग बोलते हैं, नंबर में जो डिफरेंस हुआ उसको हम लोग बोलते हैं साइज का बढ़ना। तो सैम्पलिंग चैप्टर में भी इसका काम आएगा, तो वहाँ पर देखेंगे। तो अलग अलग ग्रुप में संख्या अलग अलग रहने से उसका नाम N1 N2 N3 इस तरह से पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइज का बढ़ना। तो ये चर हुआ। अब कौन चर कितना बार आया है वही फ्रीक्वेंसी को जन्म देगा। FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, बारंबारता। तो किसी समग्र में एक मद या अवलोकन जितनी बार आती है अर्थात जितनी बार उसकी पुनरावृत्ति होती है उसे उस मद या पद की आवृत्ति या बारंबारता कहते हैं। यहाँ पर 0 1 चर हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, ये सारा चर हुआ। अब कौन चर कितना बार आया, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर 0 इसमें देख रहे हैं, अलग अलग में फिर अलग अलग डाटा होगा, लेकिन ये जो समग्र दिया हुआ है उसमें 0 2 बार है, इसलिए 0 की आवृत्ति 2 हो गई। 1 कितना बार हुआ तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 1 की आवृत्ति 3 हो गई। 2 कितना बार हुआ 1 2 3 4, तो 2 की आवृत्ति 4 हो गई। 3 कितना बार हुआ 1 2 3 4, तो 3 की आवृत्ति 4 हो गई। 4 कितना बार हुआ 1 2, तो 4 की आवृत्ति 2 हो गई। 5 कितना बार हुआ 1 2, 6 कितना बार हुआ 1 बार हुआ। टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब टोटल 18 हुआ कि नहीं हुआ, इसको जो है सो हम लोग आगे चल करके इसी का नाम देते हैं संचय आवृत्ति, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कैपिटल F संचय आवृत्ति। यही फिर आगे चल करके 2 प्रकार का हो जाएगा, से कम लेस देन और से अधिक मोर देन। इस पर एक प्रश्न पूछता ही 1-2 प्रश्न, तो आगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यही फ्रीक्वेंसी, तब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचय आवृत्ति और संचय आवृत्ति। तो वही किसी समग्र में एक मद या अवलोकन जितनी बार आती है अर्थात जितनी बार उसकी पुनरावृत्ति होती है उसे उस मद या पद की आवृत्ति या बारंबारता कहते हैं। अब देखेंगे कि अब संचय आवृत्ति या संचय बारंबारता, तो जब आवृत्तियों को अलग अलग नहीं लिख करके अर्थात जोड़ करके लिखते हैं तो उसे संचय आवृत्ति या संचय बारंबारता कहते हैं। जैसे 2 जोड़ 3
5, 2 जोड़ 3 जोड़ 4 9, 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 4 13, 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 2 15, 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 2 जोड़ 2 17, 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 1 यानी 18। अब यहाँ पर जितना हुआ ये इसी को आगे F1, ये F2, ये F3, ये F4, ये F5, ये F6, इस तरह से F7, ये यही आगे चल करके इसका नाम X1, X2, X3, X4 चर का नंबरिंग हो गया, X5, X6, X7। और इसी को फिर जब गुना कर देंगे इसको तब जो है यहीं से जो है सो यहाँ के बाद ही मीन, मीडियन, मॉड इस सब का जन्म होगा। आगे चल करके हम लोग देखेंगे जब मीन, मीडियन, मॉड पढ़ेंगे तो वहाँ पर तो यहाँ पर से ही जो है सारा रास्ता खुलता है। तो फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी हुआ तब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ। कम्युलेटिव का अर्थ होता है संचय करना, जमा करना, जोड़ना, आगे बढ़ने से पहले पीछे को जोड़ते जाना, आगे बढ़ने से पहले पीछे को जोड़ते जाना। संचय आवृत्ति 2 प्रकार का होता है, से कम और से अधिक, से कम और से अधिक। तो इस पर एक मुजबानी क्वेश्चन पूछता है जो अभी थोड़ा सा बोल रहे हैं, फिर आगे इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। जैसे देख रहे हैं चरमान बढ़ने के साथ साथ आवृत्ति भी बढ़ता है, तो उसको हम लोग से कम संचय आवृत्ति कहते हैं। और ठीक उसके उल्टा चरमान बढ़ेगा लेकिन आवृत्ति घट जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि से अधिक। से कम में चरमान बढ़ने के साथ, से कम में होता है ये, से कम में चरमान बढ़ने के साथ आवृत्ति भी बढ़ता है, भी हम लोग आगे बनाएंगे। और से अधिक में होता है कि चरमान बढ़ते जाएगा लेकिन आवृत्ति घटते जाएगा। ये जो हो जाता है से कम का हो जाता है और ये जो हो जाता है से अधिक का होता है। और इसी दोनों के कटान बिंदु यही जो देता है वही जो है सो हम लोग को मीडियन देता है। तो से कम और से अधिक एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं तो उसी बिंदु को हम लोग प्रतिच्छेदन बिंदु, क्रॉस ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। और वही क्रॉस ऑफ इंटरसेक्शन जो देता है वो माध्यिका देता है, मीडियन देता है। तो आगे चलकर इस पर पूरा चर्चा होगा। तो से कम और से अधिक संचय बारंबारता 2 प्रकार का हुआ। अब इसमें देखेंगे कि वर्ग, तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग को जानना है। तो अगला टर्म आएगा वर्ग, क्लास। अगला टर्म आएगा क्लास, वर्ग। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरह का जो लिखते हैं ETC, ये वर्ग हुआ। चाहे वो वर्ग छोटा हो सकता है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 ETC। तो संख्याओं के किसी निश्चित समूह को, संख्याओं के किसी निश्चित समूह को जिसमें मदें शामिल होती हैं वर्ग कहते हैं। संख्याओं के किसी निश्चित, जैसे 0 से 10 एक वर्ग लिए, इसमें मदें आइटम जो शामिल हो गया 0 से लेकर के 9 तक हो गया। जैसे 0 से 100 का ही वर्ग चलेगा तो इसमें 0, 1, 2 से लेकर के 99 तक शामिल हो गया। और ये जो समूह हुआ उसी का नाम हम लोग देते हैं वर्ग। तो संख्याओं के किसी निश्चित समूह को जिसमें मदें शामिल होती हैं, आइटम शामिल होता है, उसको हम लोग जो है सो चर शामिल होता है, वेरिएबल शामिल होता है, उस वर्ग के अंतर्गत आने वाले आइटम शामिल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो संख्याओं के किसी निश्चित समूह को जिसमें मदें शामिल होती हैं वर्ग कहते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल और पहले उसे वर्ग सीमाएं,
क्लास लिमिट्स। तो क्लास लिमिट्स में देखेंगे कि प्रत्येक वर्ग में 2 सीमाएं होती है। अब ये जो वर्ग हुआ इसमें 2 सीमा हुई, 10 से 20 ये वर्ग हुआ 2 सीमा हुई, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो वर्ग सीमाएं, प्रत्येक वर्ग में ये प्रथम वर्ग इसका नाम देंगे, द्वितीय वर्ग नाम देंगे, तृतीय वर्ग नाम देंगे, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, इस तरह से। ये प्रथम वर्ग हो गया, ये द्वितीय वर्ग हो गया, ये तृतीय वर्ग हो गया, ये चतुर्थ वर्ग हो गया, ये पंचम वर्ग हो गया। इस तरह से किसी भी टेबल में जो है सो कम से कम 5 वर्ग और ज़्यादा से ज़्यादा 15 वर्ग होना चाहिए। कम से कम 5 वर्ग तथा ज़्यादा से ज़्यादा 15 वर्ग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो संख्याओं की कोई भी सूची जिसकी लंबाई बढ़ती जाती है, उबाऊ और बोरिंग होती जाती है। एक ही बार में बहुत बड़ा कर देंगे तो उससे निष्कर्ष निकालना, उससे जो काम लेना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए किसी भी टेबल में हम लोग कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 रखेंगे, क्योंकि संख्याओं की कोई भी सूची जिसकी लंबाई बढ़ती जाती है, उबाऊ और बोरिंग होती जाती है, तो उससे निष्कर्ष निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रथम वर्ग। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग, पंचम, षष्ठम, सब इस तरह से होगा। तो प्रत्येक वर्ग में 2 सीमाएं होती हैं, अर्थात जिन 2 सीमाओं के बीच जो है सो वर्ग बनाए जाते हैं उन्हें वर्ग सीमाएं कहते हैं। उन्हें वर्ग सीमाएं कहते हैं, क्लास लिमिट्स। तो प्रत्येक वर्ग में 2 सीमाएं होती हैं, अर्थात जिन 2 सीमाओं के बीच वर्ग बनाए जाते हैं वर्ग सीमाएं। तो यहाँ पर 2 का हो गया, तो ये सब सारा जो हो गया वह लोअर लिमिट हो गया, और ये सब सारा जो हो गया अपर लिमिट हो गया। ये जितना भी हुआ सब जो है सो लोअर लिमिट में आएगा। ये जो सारा हो गया सब आएगा अपर लिमिट में, अपर लिमिट। तो इसलिए ये सारा हो गया आपको निम्न सीमा या निचली सीमा, और ये हो गया आपको उच्च सीमा या ऊपरी सीमा। उच्च सीमा या ऊपरी सीमा। तो यहाँ पर ध्यान दें, प्रत्येक वर्ग में 2 सीमाएं होती हैं, अर्थात जिन 2 सीमाओं के बीच वर्ग बनाए जाते हैं उन्हें वर्ग सीमाएं कहते हैं, क्लास लिमिट्स। अब लोअर लिमिट क्या हुआ? तो किसी वर्ग की पहली संख्या को निम्न सीमा या निचली सीमा कहते हैं। किसी वर्ग की पहली संख्या को निम्न सीमा या निचली सीमा कहते हैं। जैसे वर्ग अंतराल 30 से 40 में, तो 30 से 40 में अब 30 जो हो गया वो लोअर लिमिट हो गया। इस तरह से जिस वर्ग का कहेगा उसको खोजना पड़ेगा। तृतीय वर्ग का निम्न सीमा क्या है, पंचम वर्ग का निम्न सीमा क्या है, षष्ठम का क्या है, इस तरह से। तो किसी वर्ग की पहली संख्या को निम्न सीमा या निचली सीमा कहते हैं, और अपर लिमिट उच्च सीमा हो गया। किसी वर्ग की अंतिम संख्या या अधिकतम संख्या को उच्च सीमा या ऊपरी सीमा कहते हैं। किसी वर्ग की अंतिम संख्या या अधिकतम संख्या को उच्च सीमा या ऊपरी सीमा कहते हैं। जैसे प्रश्न करेगा चतुर्थ वर्ग का उच्च सीमा क्या है, तो सारणी से या टेबल से चतुर्थ वर्ग हो गया 1 2 3 4, 30 से 40, तो 40 जो हो गया यहाँ पर उच्च सीमा हो गया। पंचमें वर्ग का पूछेगा, पंचम वर्ग पहले खोजेंगे, पंचम वर्ग खोजने के बाद उस वर्ग का जो पहला पड़ेगा वो लोअर लिमिट हो गया, और ये जो हो गया लास्ट वाला जो पड़ेगा वह जो है सो उच्च सीमा हो गया। तो किसी भी वर्ग की पहली संख्या को निम्न सीमा कहते हैं, और किसी भी वर्ग की अंतिम संख्या तथा अधिकतम संख्या को उच्च सीमा या ऊपरी सीमा कहते हैं। व्यवहारिक लॉजिक में जाइएगा तो देखते हैं मोहल्ला का पहला घर, मोहल्ला का अंतिम घर, ठीक है, उस तरह से
स्कूल कॉलेज का पहला दिन और अंतिम दिन। तो इस तरह से बहुत जगह इस टर्मोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जो प्रथम कौन हुआ, अंतिम कौन हुआ। तो इस तरह से हिस्ट्री में भी बहुत किसी वंश का प्रथम शासक कौन, अंतिम शासक कौन, तो बहुत जगह इसका काम है। तो खाली थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो किसी वर्ग की पहली संख्या को निम्न सीमा या निचली सीमा कहते हैं, तथा किसी वर्ग की अंतिम संख्या या अधिकतम संख्या को उच्च सीमा या ऊपरी सीमा कहते हैं। ये हुआ। अब देखेंगे कि हम लोग वर्ग विस्तार, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। तो वर्ग विस्तार बराबर हमेशा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। वर्ग विस्तार बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी किसी वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के अंतर को वर्ग विस्तार कहा जाता है। किसी वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के अंतर को वर्ग विस्तार कहा जाता है। इसीलिए वर्ग विस्तार हमेशा जो होता है वो वर्ग उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर होता है, वर्ग विस्तार। फिर उसके बाद विस्तार। वर्ग विस्तार और विस्तार में क्या अंतर है? वर्ग विस्तार, वर्ग विस्तार हो गया आपको उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, और विस्तार जो हो गया रेंज, परास, परिसर, रेंज बराबर जो हो जाता है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, यानी चर का महत्तम मान, चर का महत्तम मान माइनस चर का न्यूनतम मान, चर का महत्तम मान माइनस चर का न्यूनतम मान। तो वर्ग विस्तार और विस्तार में मेन डिफरेंस है कि यहाँ से यहाँ का ये वर्ग विस्तार हुआ, तो जो अंतर एक प्रकार से पॉलिटिक्स से थोड़ा सा जोड़ दिया जाए तो जो देख रहे हैं ना, जो प्रधानमंत्री एक ही होगा लेकिन उप प्रधानमंत्री कैगो हो सकता है। प्रधानमंत्री एक ही होगा लेकिन उप प्रधानमंत्री कैगो हो सकता है। मुख्यमंत्री एक ही होगा और उप मुख्यमंत्री कैगो हो सकता है। उसी तरह से किसी भी सारणी या टेबल या आंकड़ा में रेंज के एक ही होगा, रेंज जो एक ही होगा। जैसे इसका रेंज हुआ तो यहाँ शुरू और अंतिम, ये जो हुआ वो रेंज हुआ। लेकिन वर्ग विस्तार कैगो हुआ, यहाँ से यहाँ का वर्ग विस्तार, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का। तो इसलिए वर्ग विस्तार और विस्तार दोनों में यही अंतर है कि वर्ग विस्तार रेंज जो होगा वो हमेशा एक ही होता है, लेकिन वर्ग विस्तार या उसको उपरेंज भी कर सकते हैं तो वह कैगो हो सकता है। अब मान लीजिए तो यहाँ पर देखें रेंज बराबर मैक्सिमम हो गया 50 और मिनिमम हो गया आपको 0, तो 50 का हो गया। तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू वो भी रेंज हुआ। ऐसा आंकड़ा है छितराया हुआ, उसमें भी मान लीजिए 10 है, 20 है, 15 है, 12 है, 8 है, 16 है, 6 है, 12 है, 15 है। तो इसमें भी सबसे हाईएस्ट क्या हुआ तो 20 हुआ, लोएस्ट क्या हुआ तो 6 हुआ। तब जो रेंज हुआ, रेंज बराबर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यानी 20 माइनस 6 यानी 14 का हुआ। तो रेंज हमेशा हाईएस्ट और लोएस्ट को देखता है, टेबल में रहेगा। तो इस तरह से तो इसमें रेंज में आगे चल करके एक चैप्टर बनेगा, जब डिस्पर्सन हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर रेंज एक चैप्टर ही बनेगा। तो
अभी यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी कि रेंज जो होगा वह केवल टेबल में है, तो यहाँ शुरू और अंत को देखना है, बीच से कोई रेंज को मतलब नहीं है, शुरू और अंत। इसलिए चर का महत्तम मान माइनस चर का न्यूनतम मान, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अब जब 0 से शुरू होगा तो ये लास्ट वाला ही रेंज हो जाएगा। अब यहाँ मान लीजिए ये नहीं रहता तो इसको और इसको घटाते तो 40 का हो गया। लेकिन जब 0 से कोई टेबल शुरू हो या आंकड़ा हो तो हाईएस्ट वैल्यू ही उसका रेंज हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि रेंज में हम लोगों को देखेंगे तो वर्ग अंतराल 2 प्रकार का हो जाता है। वर्ग अंतराल 2 प्रकार का हो जाता है, एक समान, एक असमान। समान का अर्थ हुआ कि जैसे जितना का भी अंतर रहेगा, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, चाहे 5 का अंतर हो या 10 का अंतर हो, अंतर हमेशा बराबर रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे समान वर्ग अंतराल। और समान में होगा जब 0 से 5 हो गया, 5 से 15 हो गया, 15 से 25 हो गया, 25 से 50 हो गया, 50 से 55 हो गया, तो इस तरह से ज़्यादा कम होते रहेगा। तो इसमें देखिए अब इसका अंतर वर्ग अंतर 5, 5, 5, 5, 5, तो 0 और 25 का अंतर करेंगे तो भी 25 हुआ, या सबको जोड़ देंगे, सारे वर्ग अंतराल को जोड़ देंगे तो ये 25 होगा। तो एक यहाँ से फॉर्मूला निकल गया, रेंज बराबर जो हो गया वर्गों की संख्या गुने वर्ग अंतराल। तो एक यहाँ पर रेंज जो हो गया, रेंज बराबर वर्गों की संख्या गुने वर्ग अंतराल, जब समान रहेगा तब। और फिर यही असमान हो जाएगा तो रेंज बराबर क्या होगा, अलग अलग वर्ग अंतराल का योग, अलग अलग वर्ग अंतराल का। अब यहाँ पर जो है सो 5 का अंतर है, यहाँ पर जो है सो 10 का है, यहाँ पर जो है सो 10 का है, यहाँ पर जो है 25 का है, यहाँ पर जो है 5 का है, तो टोटल तो इसका रेंज 55 हुआ। अब देखिए 5, अब 30, 20, 50, 55, तो अलग अलग वर्ग अंतराल का जो है सो, तो ये यहाँ से 2 फॉर्मूला निकल जाता है। 2 बात को क्वेश्चन में हम लोग प्रीवियस ईयर में आएंगे तो देखेंगे कि कभी न कभी पूछा होगा। तो एक एक चीज़ से खोद करके बात को निकालना पड़ता है, यही ऑब्जेक्टिव हुआ। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा एक एक लाइन पर ध्यान देना पड़ता है कि क्या होगा। तो एक वर्गों की संख्या हो गया कि चर का महत्तम मान माइनस चर का न्यूनतम मान, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट हुआ। एक हो गया, जब यहाँ टेबल पर नज़र डालेंगे तो वर्ग अंतराल 2 प्रकार का हो जाता है, एक समान वर्ग अंतराल और एक असमान वर्ग अंतराल। तो समान वर्ग अंतराल में जो हुआ तो वर्गों की 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 गुने 5, 5 का अंतर है, तो 5 गुने 5 25 हो गया। इसीलिए वर्गों की संख्या गुने वर्ग अंतराल, तो भी एक फॉर्मूला हो गया। लेकिन अलग अलग रहेगा तो अलग अलग वर्ग अंतराल को तब जोड़ना पड़ेगा, उसमें कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगेगा, तो उसमें अलग अलग वर्ग अंतरालों का जोड़ योग करना पड़ेगा, तब रेंज हो जाएगा। एक तो होगा ही जो शुरू और अंत को करेंगे तब होगा। तो इस तरह से रेंज जो है सो यहाँ पर हुआ। आगे चल करके जब हम लोग मीन मीडियन मॉड के बाद डिस्पर्सन आएंगे तो डिस्पर्सन में देखेंगे, डिस्पर्सन 4 प्रकार का हो जाता है। रेंज हो गया, मीन डेविएशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, कोटाइल हो गया, चतुर्थक विचलन, उसी में परसेंटाइल, डेसिटाइल, ऑक्टाइल, पेंटाइल, वहीं पर सारा चीज़ों का हम लोग वहाँ पर जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर जो रेंज का कुछ पहला अध्याय में काम आएगा, तो रेंज का यहाँ पर काम है कि मैक्सिमम और मिनिमम को देखेंगे। तो इसलिए रेंज जो होता है वह केवल 2 एक्सट्रीम पॉइंट को ही दिमाग में रखता है या सोचता है, बीच से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए रेंज जो होता है वह 2 एक्सट्रीम पॉइंट पर आधारित होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये रेंज हो गया। अब देखेंगे रेंज के बाद मिड वैल्यू। रेंज के बाद देखेंगे मिड वैल्यू।
रेंज के बाद देखेंगे मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू से भी रहता है एक प्रश्न, तो उसको देखें बड़ी बढ़िया से। मिड वैल्यू MIDVALUE, मिड वैल्यू मध्यमान, मध्य बिंदु, वर्ग चिन्ह, मध्यमान, मध्य बिंदु, वर्ग चिन्ह। तो मिड वैल्यू जो हो गया, मिड वैल्यू शॉर्ट में x द्वारा, यह जो हो गया उच्च सीमा, किसी वर्ग का उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2। जैसे क्लास इंटरवल हुआ, मिड वैल्यू हुआ L1 प्लस L2/2, फ्रीक्वेंसी हुआ। अब देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब यहाँ पर जितना का भी अंतराल है उसे नहीं, मतलब दोनों को जोड़ करके दूसरे भाग, यानी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, 10/2, 5। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, 30/2, 15। 30 प्लस 20/2, 50/2, 25। फिर उस तरह से 35, फिर उस तरह से 45, फिर इस तरह से 55। तो दोनों सीमा को, लोअर और अपर दोनों सीमा को जोड़ करके दूसरे जो किसी वर्ग की उस सीमा तथा निम्न सीमा के, किसी वर्ग की उस सीमा तथा निम्न सीमा के औसत मूल्य को मध्य मूल्य या मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह कहते हैं। अब वर्ग है तो आवृत्ति होगा। तो मान लिया जाए जैसे यहाँ पर इस वर्ग में 8 हुआ, किसी में 12 हुआ, किसी में 15 हुआ, किसी में 10 हुआ, किसी में 6 हुआ, किसी में 4 हुआ। तो अब मध्यमान लेने का क्या अर्थ हुआ? जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 0 से ये प्रथम वर्ग हुआ, प्रथम वर्ग में 8 वेरिएबल है, चर हैं। हो सकता है कि 0 ही 8 बार हो, 1 ही 8 बार हो, 2 ही 8 बार हो, 8 ही 8 बार हो, 9 ही 8 बार हो। इस तरह से कोई भी अंक जो है 10 गो वो हो या अलग अलग हो, क्या लें? तो मध्यमान की अवधारणा होती है कि हम लोग मान के चलते हैं कि आवृत्तियों का जो कंसंट्रेशन है वह जमाव जो है वह मध्य बिंदु पर केंद्रित है। अर्थात अब कुछ भी रहा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये हम लोग यहाँ से मान के चल रहे हैं कि 5 ही जो है सो 8 बार है, 5 ही जो है सो 8 बार है, 15 ही जो 10 से 20 में हो सकता है 10 ही जो है सो 12 बार हो, 11 ही 12 बार हो, या हो 19 ही 12 बार हो, उससे अब कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग एक एजम्पशन ले लेते हैं कि 15 ही 12 बार है, 25 ही 15 बार है, 35 ही 10 बार है, 45 ही 6 बार है, 55 ही 4 बार है, और कोई अंक इधर उधर रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए तो ऐसा करने से जो किसी को आपत्ति नहीं होता है, और यहाँ से जितना नज़दीक ये है वहाँ से ये इतना नज़दीक ये है। तो मध्यमान की अवधारणा होती है, एजम्पशन, मानता कि हम लोग मान के चलते हैं कि आवृत्तियों का जो कंसंट्रेशन है, जमाव जो है वह बीच में है, एक प्रकार से समझौता, न इधर न उधर, एक बीच का मध्यम। इसलिए मध्यम मार्गी होना सबसे बेस्ट भी माना गया है। इसलिए बीच में रहने पर किसी को आवृत्ति नहीं होता है। तब जाकर के जब ऐसा करेंगे तब जाकर के अब मीन वैल्यू पर जो जो आधारित है, अब जैसे मान लिया जाए सपोज दैट मीन, तो तभी ना मीन निकलेगा। मीडियन के लिए मिड वैल्यू का ज़रूरत नहीं है, मॉड के लिए मिड वैल्यू का ज़रूरत नहीं है, अब मीन डेविएशन के लिए मिड वैल्यू का ज़रूरत है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मिड वैल्यू का ज़रूरत है। तो जो चीज़ जो मिड वैल्यू पर आधारित है उसको यदि हम लोग यहाँ पर इस तरह का टेक्निक का प्रयोग नहीं करेंगे तो उसे प्राप्त करना ही संभव नहीं होता।
इसलिए आंकड़े जब अब यहाँ ग्रुप में हो जाते हैं तो एक हो जाते हैं, और आंकड़े जब ग्रुप में चले गए तो वही तेरा और मेरा से जब स्वतंत्र होता है तब आगे का रास्ता खुलता है। इसलिए जब आंकड़े वर्ग में चले जाते हैं तो इसमें कौन कितना बार है उससे नहीं मतलब है। तब एक को जब निकालना होगा तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि 10 से 20 यानी 10 जो है सो 15 बार, यानी 10 अंक जो हो गया सो 15 बार है। इसलिए एक अंक कै बार रहा होगा, तो 15/10 यानी 1.5, यानी अब एक एक नियम से हो गया कि 10 भी जो है सो 1.5 बार रहा होगा, 11 भी 1.5 बार रहा होगा, 12 भी 1.5 बार रहा होगा, 13 भी 1.5 बार रहा होगा, 14 भी 1.5 बार रहा होगा। जब एक एक इंडिविजुअल को निकालना होगा तब एक एक नियम का इस्तेमाल करना होगा, अन्यथा दूसरा और कोई उपाय नहीं है। दूसरा उपाय तभी है या तो आंकड़े इंडिविजुअल रहे या डिस्क्रीट रहे, तब कौन कितना जल्द। लेकिन जब आंकड़े ग्रुप में चले जाएंगे तो फिर यह कहना या निकालना कि कौन चर कितना बार है, यह कहना संभव नहीं है। इसलिए आंकड़े जब ग्रुप में चले जाते हैं तो किंतु परंतु तेरा मेरा कौन कितना हुआ उससे फ्री हो जाता है। तो उसी कारण हम लोगों को यह मान करके आगे बढ़ना होता है, एजम्पशन लेना होता है कि अब कुछ भी रहा हो लेकिन यह जो आंकड़ा जो है वह मिड वैल्यू पर केंद्रित है। इसका जवाब जो है कंसंट्रेशन जो है वह मिड वैल्यू पर आधारित है। इसीलिए बहुत जगह हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे तो वहाँ मिड वैल्यू का काम है, ओजैब तो इस तरह से ढेर जहाँ भी मिड वैल्यू का काम होगा, आगे बढ़ने का काम होगा, वहाँ पर इसी मान्यता को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। इसलिए किसी वर्ग की उस सीमा तथा निम्न सीमा के औसत मूल्य को मध्य मूल्य या मध्यमान या वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो दोनों को जोड़, कोई यहाँ पर मान कुछ भी होगा लेकिन सोच वही रहेगा, दोनों को 0 से 7, तो 0 + 7/2 3.5। तो मिड वैल्यू दशमलव में भी हो सकता है, जैसा वर्ग अंतराल रहेगा उस तरह का होगा। तो मिड वैल्यू दशमलव में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 0 से 7 है तो इसको जोड़ेंगे 7 + 0/2 यानी 7/2 3.5। 7 से 14 हुआ तो 14 + 7/2 21/2 10.5। तो इस तरह से दशमलव में भी हो सकता है। सीधा सीधी रहेगा अंक तो सीधा सीधी। अब माने दोनों को जोड़ करके एक लाइन में यदि सम आएगा तो सीधा सीधी आएगा, दोनों को जोड़ कर, दोनों सीमा को जोड़ करके विषम आएगा तो दशमलव में आएगा। ऐसा भी हम लोग सोच सकते हैं। इसलिए किसी वर्ग की उस सीमा तथा निम्न सीमा के अंतर औसत को मध्य मूल्य या मध्यमान या वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो मीन निकालने के लिए मध्यमान की आवश्यकता होती है, मीन डेविएशन निकालने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, ठीक है, मीडियन निकालने के लिए मिड वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती है, मॉड निकालने के लिए जो है सो मिड वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से जहाँ कहीं भी हम लोग देखेंगे जो मिड वैल्यू की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख करके तब आगे बढ़ते हैं, और तब जो है सो हम लोग का जो है सो टारगेट जो है सो मंजिल जो प्राप्त होता है। तो ये जो था मिड वैल्यू हुआ। अब देखेंगे हम लोग कि टैली मार्क मिलान चिन्ह क्या हुआ। टैली मार्क्स, टैली बार्स, मिलान चिन्ह या मिलान रेखा, इसको हम लोग जो बोलते हैं वर्टिकल बार बोलते हैं। वर्टिकल बार मिल करके जो है सो वर्टिकल बार को स्ट्रोक भी कह सकते हैं। स्ट्रोक से मिल करके जो है सो टैली बनता है, और टैली से फिर फ्रीक्वेंसी मिलता है, और फ्रीक्वेंसी से फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
तो 1 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, 4 के बाद काट दिए, या फिर इस तरह से 2 टेक्निक में से कोई भी। फिर 5 और 1, 5 और 2, 5 और 3, 5 और 4, 5, 5। जिस तरह से मैथ में 0 to 9 से ही सारा खेल होता है, सारा अंक बनता है, उसी तरह से टैली में जो है सो सारा जो है सो आपको 1 से 5 तक का ही इस्तेमाल होता है। तो एक प्रकार से स्ट्रोक जो है, एक प्रकार से व्यवहार में ध्यान देंगे तो जो काम चाकू, छुरी, हथौड़ा, कैंची काम को आसान करता है, उसी तरह से ये जो है सो स्ट्रोक जो है वह गिनने की क्रिया को आसान करता है। गिनने की क्रिया को आसान करने की प्रक्रिया को हम लोग टैली कहते हैं। अर्थात प्रत्येक वर्ग में आने वाली एक इकाई के लिए, जब आगे हम लोग बंटर सारणी का निर्माण कैसे करें उसको देखेंगे तो वहाँ पर और डिटेल में बताएंगे, और उसका प्रैक्टिकल वहाँ पर देख पाइएगा। तो प्रत्येक वर्ग में आने वाली एक इकाई के लिए एक खड़ी रेखा उस वर्ग के सामने लगा दी जाती है, जिसे स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक से मिल करके टैली बनता है। टैली से जो है सो फिर फ्रीक्वेंसी प्राप्त होता है, फ्रीक्वेंसी से फिर जो है सो कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी मिलता है। तो यह टैली जो है गिनने की क्रिया को आसान करता है। इसका प्रैक्टिकल जो अभी सवाल बनाएंगे, बंटन सारणी का निर्माण कैसे करें, तो वहाँ पर जो है सो इसका हम लोग को काम पड़ेगा। अब वर्ग सीमाओं का निर्धारण। वर्ग सीमाओं का निर्धारण। तो वर्ग सीमाओं का निर्धारण हम लोग 2 विधि द्वारा करते हैं। एक हो गया अपवर्जी विधि और एक हो गया समावेशी विधि। एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव मेथड। समावेशी विधि, अपवर्जी विधि। अब अपवर्जी विधि क्या हुआ? पहला अपवर्जी विधि, दूसरा समावेशी विधि। तो इसमें देखेंगे अपवर्जी विधि जैसे 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, 35 से 42। तो इसका अर्थ हुआ कि इसमें 0, 1, 2, 3, 6 तक ही शामिल है, क्योंकि 7 यहाँ पर 2 बार हो गया इसका। तो इसका ये अपर लिमिट है और इसका लोअर लिमिट है। तो अपर और लोअर जब सेम हो जाता है तो ऐसे विधि को हम लोग अपवर्जी विधि कहते हैं। तो अपवर्जी विधि में प्रत्येक वर्ग के उस सीमा के मूल्य अगले वर्ग की निम्न सीमा बन जाती है। इस विधि में प्रत्येक वर्ग के उस सीमा के मूल्य अगले वर्ग की निम्न सीमा बन जाती है। हर वर्ग के लिए ऐसा होगा जब तक कि समाप्त न हो जाए। तो उस विधि को हम लोग अपवर्जी विधि कहते हैं। इस विधि में प्रत्येक वर्ग के उस सीमा के मूल्य अगले वर्ग की निम्न सीमा बन जाती है। 2 वर्ग अंतरालों के बीच में कोई गैप नहीं रहता है। जहाँ पर ख़त्म वहीं पर शुरू, जहाँ पर ख़त्म वहीं से शुरू, जहाँ पर ख़त्म वहीं से शुरू। इसलिए इस विधि में 2 वर्ग अंतरालों के बीच में कोई गैप नहीं होता है। जहाँ पर ख़त्म वहीं से शुरू, जहाँ पर ख़त्म वहीं से शुरू। तो अपवर्जी विधि में प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा के मूल्य उसी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि अपवर्जी विधि में क्या होता है। अपवर्जी विधि में लोअर लिमिट इंक्लूडेड बट अपर लिमिट एक्सक्लूडेड। अर्थात अपवर्जी विधि में प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा के मूल्य उसी वर्ग अंतराल में शामिल होता है
जबकि उच्च सीमा के मूल्य उस वर्ग अंतराल में शामिल न होकर के अगले वर्ग अंतराल में शामिल होता है। ऐसा प्रत्येक वर्ग के लिए लागू होगा। दो वर्ग अंतरालों के बीच में कोई गैप नहीं होता है, न फ्रिक्वेंसी रहेगा। अब समावेशी विधि में आएंगे तो इसमें देखेंगे कि 0 से 3, 4 से 7, 8 से 11, 12 से 15, 16 से 19, इस तरह से। अर्थात इसमें 0, 1, 2, 3, इसमें 4, 5, 6, 7। अर्थात इस विधि में लोअर लिमिट और अपर लिमिट बोथ आर इंक्लूडेड इन दैट क्लास इंटरवल। बोथ लिमिट आर इंक्लूडेड इन दैट क्लास इंटरवल। अर्थात समावेशी विधि में प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा तथा उच्च सीमा के दोनों ही मूल्य उसी वर्ग अंतराल में शामिल होता है। इस विधि में प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा से कम होती है, अगले वर्ग की निम्न सीमा से कम होती है। दो वर्ग अंतरालों के बीच में गैप होता है जो 1 का होता है। दो वर्ग अंतरालों के बीच में गैप होता है जो 1 का होता है, जो 1 का होता है। इस तरह से ये समावेशी विधि हुआ, अपवर्जी विधि हुआ। इसलिए अपवर्जी विधि जो होता है यह जो है सो खंडित श्रेणी के लिए बेस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए खंडित श्रेणी के लिए जो है सो अपवर्जी विधि, समावेशी विधि, और अखंडित के लिए जो है सो अपवर्जी विधि। अखंडित के लिए जो है वह कंटिन्यूअस के लिए अपवर्जी विधि, और डिस्क्रीट के लिए जो होता है वह समावेशी विधि बेस्ट माना जाता है कि किस विधि में किसका करें। तो वहाँ से पकड़ सकते हैं कि जो शुरू में बताए थे कि चर 2 प्रकार के होते हैं, खंडित और अखंडित, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो ये जो है सो डिस्क्रीट के लिए जो है सो ये बेस्ट होता है समावेशी, और कंटिन्यूअस के लिए जो होता है वह अपवर्जी विधि होता है। तो अपवर्जी विधि में फिर से एक बार, अपवर्जी विधि में प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा के मूल्य उसी वर्ग अंतराल में शामिल होता है, जबकि उस सीमा के मूल्य उस वर्ग अंतराल में शामिल नहीं होता है। इसमें क्या है कि अब लोअर और अपर दोनों लिमिट बोथ, अर्थात इस विधि में प्रत्येक वर्ग के उस सीमा तथा निम्न सीमा के दोनों ही मूल्य उसी वर्ग अंतराल में शामिल होता है। अपवर्जी विधि में कोई गैप नहीं मिलता है, लेकिन समावेशी विधि में गैप मिलता है। अपवर्जी विधि में प्रत्येक वर्ग के उस सीमा अगली वर्ग की निम्न सीमा बन जाती है, लेकिन इसमें जो है प्रत्येक वर्ग की उस सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा से कम होती है। दो वर्ग अंतराल उसमें गैप नहीं मिलता है, इसमें गैप मिलता है। तो इस तरह से समावेशी और अपवर्जी को आपको पहचानना पड़ेगा। समावेशी मान लीजिए 12, 6, 8, 15, तो कुछ आप फ्रीक्वेंसी वर्ग है तो फ्रीक्वेंसी मस्ट है। जिस वर्ग में आवृत्ति नहीं रहेगा उस वर्ग को हम लोग खाली वर्ग कहते हैं। ऐसा वर्ग जिस वर्ग की आवृत्ति शून्य होती है उस वर्ग को हम लोग खाली वर्ग कहते हैं, इसलिए आवृत्ति होगा। अब इसका जो मिड वैल्यू देखेंगे तो 1.5, 5.5, इस दोनों को जोड़ करके दूसरे भाग, दोनों को जोड़ करके दूसरे भाग। फिर अब न्यू क्लास इंटर इसको बदलना पड़ेगा। अपवर्जी को बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन समावेशी को अपवर्जी में बदलना पड़ता है। खास करके कब, तो जब मीडियन निकालना हो, मॉड निकालना हो, हिस्टोग्राम बनाना हो, ठीक है, ओजैब बनाना हो, तो हर बहुत जगह इसको हमको अपवर्जी को बदलने की जरूरत नहीं है। समावेशी है तो अपवर्जी में बदलना नहीं है। जैसे मीन निकालने के लिए आप बदलें या ना बदलें कोई दिक्कत नहीं है। जो मिड वैल्यू पर आधारित है उसको बदलें या ना बदलें उससे कोई मतलब, क्योंकि बदलने या ना बदलने से मिड वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा अभी देखेंगे कि हम लोग। तो बदलने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि ये उच्च सीमा और निम्न सीमा में गैप, तो हमेशा एक ही का गैप होगा। तो उस जो एक का गैप उसको हम लोग बोलते हैं डी।
उस जो अंतर आएगा उसको आधा कर देंगे। तो इसको हम लोग आगे चलकर नाम देंगे संशोधित कारक, करेक्शन फैक्टर d/2। तो प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा में घटाते जाएंगे, उस सीमा में जोड़ते जाएंगे। जो गैप आएगा प्राय एक ही का होगा, एक उसको आधा कर देंगे तो 0.2। तो 0.5 को लोअर लिमिट में घटाते जाएंगे, अपर में जोड़ेंगे, लोअर में घटाएंगे, अपर में जोड़ेंगे। तो 0 से जब शुरू होगा तो माइनस हो जाएगा, घटा दिए। ये वर्ग अंतराल लिखने का तरीका, ये घटाओ नहीं है। और ये हो गया 3.5, जोड़ दिए, इसमें घटा दिए 3.5, जोड़ दिए 7.5, ये 7.5, ये 11.5, ये 11.5, ये हो गया आपको 15.5, ये हो गया 15.5, ये हो गया आपको 19.5। तो d/2 जो आएगा उसको आधा करके लोअर लिमिट में घटाते जाते हैं, अपर में जोड़ते जाते हैं। तो इस तरह से जो बनेगा वो न्यू जो है सो अपवर्जी विधि हो गया। इसका फ्रीक्वेंसी वही रहेगा जो पहले था, 12, 6, 8, 15, 9। मिड वैल्यू भी वही रहेगा, मिड दोनों को जोड़ेंगे दूसरे भाग तो ये उतना ही आएगा। तो समावेशी विधि को अपवर्जी विधि में बदलने पर केवल यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, मिड वैल्यू नहीं बदलेगा। तो बदलेगा क्या, यहाँ पर वर्ग अंतराल जो है सो 4 का चल रहा है, 3 का चल रहा है, और यहाँ पर वर्ग अंतराल जो अब हो जाएगा वो 4 का हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। रेंज यहाँ पर 0 और 19, तो 19 हो गया। और यहाँ पर अब देखेंगे तो एक बढ़ जाएगा 19.5, माइनस माइनस प्लस तो जुड़ जाएगा यानी 20, तो रेंज बढ़ जाएगा। वर्ग विस्तार बढ़ेगा, वर्ग विस्तार बढ़ने के साथ रेंज बढ़ जाएगा। इसलिए अब उसको समावेश 0 से शुरू है, तो जो समावेशी में है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, उस सीमा प्लस 1, और उसमें है तो यहाँ से यहाँ को फिर घटाइए, ऐसा भी। तो समावेशी विधि को अपवर्जी विधि में बदलने के लिए, समावेशी विधि को अपवर्जी विधि में बदलने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं गैप हमेशा एक ही का होगा, उसको आधा कर देते हैं। आधा करने के बाद जो मान आएगा उस मान को प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा में घटाते जाते हैं तथा उस सीमा में जोड़ते जाते हैं। लोअर लिमिट में सब्सट्रैक्ट करना है, अपर में जोड़ना है। इस तरह से लोअर में घटाना है, अपर में जोड़ना है, लोअर में घटाना, अपर में जोड़ना, लोअर घटाना, अपर जोड़ना। इस तरह से समावेशी विधि नई अपवर्जी विधि में बदल जाती है। बदलने पर मध्यमान तथा बारंबारता पूर्ववत बना रहता है, जितना यहाँ पर भी है उतना ही इधर है। इसलिए बदलने पर मध्यमान और बारंबारता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल वर्ग विस्तार यहाँ पर 3 का चल रहा है तो यहाँ 4 का हो गया। अब वर्ग विस्तार बदला तो विस्तार बदल गया, विस्तार में जो है सो 1 का वृद्धि हो जाएगा, 0 से 19, और यहाँ पर से यहाँ देखेंगे तो 20। तो वर्ग अंतराल में 1 का वृद्धि, वर्ग विस्तार के साथ साथ वर्ग अंतराल माने वर्ग विस्तार में जो है सो वृद्धि हुआ, उसके साथ विस्तार में वृद्धि हो जाता है। तो बदलने पर 2 चीज़ों पर असर पड़ता है। तो इस तरह से समावेशी विधि और अपवर्जी विधि। दूसरा, समावेशी विधि और अपवर्जी विधि में अंतर पर भी ध्यान देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग थोड़ा सा कि पहला पॉइंट कि अपवर्जी विधि में एक वर्ग की ऊपरी सीमा उसके अगले वर्ग की निचली सीमा के बराबर होती है, जबकि समावेशी विधि में इन दोनों सीमाओं में अंतर होता है और वह अंतर जो होता है वह 1 का होता है। ये पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस हुआ कि अपवर्जी विधि में वर्गों में निरंतरता पाई जाती है, कंटिन्यूटी, लेकिन समावेशी में वर्गों की निरंतरता नहीं पाई जाती है, डिसकंटिन्यूटी अर्थात विच्छिन्नता पाई जाती है। इसलिए यह डिस्क्रीट के लिए बेस्ट हो जाता है और ये कंटिन्यूअस के लिए बेस्ट हो जाता है। तीसरा,
अबरजी विधि में वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य की इकाई उस वर्ग में शामिल नहीं की जाती है, जबकि इसको अगले वर्ग में शामिल कर लिया जाता है। ठीक इसके विपरीत समावेशी विधि में प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा तथा उस सीमा के दोनों ही मूल्य उसी वर्ग अंतराल में शामिल होता है। इस तरह से निम्न सीमा और उस सीमा दोनों को ये इंक्लूड करता है। अब चौथा पॉइंट है कि यह समावेशी अबरजी विधि जो है सांख्यिकीय माप की गणना के लिए सबसे आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए जैसे हमको मीडियन निकालना है, मॉड निकालना है, तो उसके लिए हमको समावेशी होना जरूरी है। क्वार्टाइल निकालना है तो अबरजी विधि होना जरूरी है। मीन निकालने के लिए चाहे किसी भी विधि में रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मीडियन निकालने के लिए, मॉड निकालने के लिए अबरजी विधि होना जरूरी है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए अबरजी विधि होना जरूरी है। तो जहाँ पर मिड वैल्यू का काम है तो उसको बदले या समावेशी को अबरजी बदले या ना बदले कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा। दिमाग में कुछ एक आध पॉइंट को रखेंगे वहाँ पर हम लोग, तो उसको काम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर मिड वैल्यू नहीं है तो वहाँ पर एकदम बदलना एकदम मस्ट है, और तब जा कर के उसको हम लोग काम करते हैं। इसलिए सांख्यिकीय माप की गणना के लिए इसे बदलना आवश्यक नहीं है। जब अबरजी में है तो है ही, लेकिन यदि यह समावेशी में है तो उसको बदलना पड़ेगा। जैसे आयत चित्र बनाने के लिए, बहुभुज बनाने के लिए, वक्र बनाने के लिए, माध्यिका प्राप्त करने के लिए, बहुलक प्राप्त करने के लिए इसे संशोधन करना आवश्यक होता है।